हाँ, गुड इवनिंग सूरज, आवाज आ रही है? तो Yes, sir. लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ बेसिक 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसके अंदर, है ना, जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो अपन उसमें उन क्वेश्चंस के अंदर जल्दी से थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, ताकि अपन को मालूम पड़ जाए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अपने, है ना। तो इसके अंदर लेट्स स्टार्ट क्विकली। जो मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर ऑफ एक कॉमन पैटर्न जो क्वेश्चंस का देखने को मिल रहा है फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, एंड दे आर रिलेटेड टू एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चन अपन अभी करते हैं। रिसेंट क्वेश्चंस जो आए हैं उससे आइडिया लग जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो वो बिल्कुल जरूर बताएं, है ना। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। तो लर्निवो प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एक्चुअली इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो वो अपन को देखना है कौन कौन से कंसेप्ट हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग is a non-benzenoid aromatic compound। आपके ऑप्शंस हैं ऑर्थोजाइलिन, दो कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, दूसरा कंसेप्ट जो इसमें इन्वॉल्व है वो कॉमन नेम का। जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड हैं कुछ उनके कॉमन नेम भी आपको मालूम होने चाहिए। फिनांथ्रीन, इंडोल, दो बातें मालूम होनी चाहिए आपको, या थायोको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ which of the following is a non-benzenoid aromatic compound। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं सबसे पहले तो अपन ये जाने। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, सूरत आइडिया है कुछ? बताओ जरा। और नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे? देखिए, सबसे फेमस जो एरोमेटिक कंपाउंड वो बेंजीन है, जिसको जिसका फॉर्मूला है C6H6। इसका आंसर कोई आइडिया सूरत? स्ट्रक्चर अगर अपन ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर में आपके कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, और ये रोटेशन करते रहेंगे, रेजोनेंस करेंगे। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ बन जाए, ये यहाँ बन जाए, ये यहाँ बन जाए, साइक्लिक रेजोनेंस कहलाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे साइक्लिक मैनर में रेजोनेंस कर रहे हैं, है ना। तो अपन ऐसा देख सकते हैं कि ये बन गया। अपन इसको दोनों को एक ही कॉमन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ये होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ऋषि, गुड इवनिंग। aromatic compounds are those compounds which follow Huckel rule। अब हकल रूल क्या क्या कहता है? एक तो आपका साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका
जो साइक्लिक रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो घूम रहे हैं रेजोनेंस में, या हो सकता है n=1। ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है। n=1 रखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके। बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, है ना, इसलिए बेंजीन एरोमेटिक है। और बेंजीन एरोमेटिक जो है बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन रिंग वाला एरोमेटिक कंपाउंड है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं आपके, जरूरी नहीं कि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। n=2 रखो तो 4 × 2 8, 8+2 10, 10 इलेक्ट्रॉन वाला भी आपका साइक्लिक रेजोनेंस वाला एरोमेटिक हो सकता है। इसी तरह से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। तो ये साइक्लिक रेजोनेंस के कारण जब इलेक्ट्रॉन पूरा घूमते हैं, दे आर वेरी स्टेबल, और ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। और अगर उसके अंदर बेंजीन रिंग भी है ना, इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंस के साथ साथ बेंजीन रिंग भी है, तो वो कंपाउंड आपका बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है। और नॉन बेंजेनॉइड जरूरी नहीं कि सारे एरोमेटिक कंपाउंड आपके बेंजेनॉइड ही हो, बिना बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकते हैं, है ना, वो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्वेश्चन इसमें यही पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है? कॉमन नेम का भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स आपको दिए हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे ये है ऑर्थोजाइलिन, बेंजीन पे एक CH3 होता है तो उसको कहते हैं अपन टोलिन, और 2 CH3 रहते हैं तो उसको जाइलिन कहते हैं। अब 2 CH3 ऑर्थो पे भी हो सकते हैं एक दूसरे के साइड में, या एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन पे हो सकते हैं, पहले और तीसरे पे तो मेटा वाला, या अपोजिट 1 और 4 कार्बन पे हो सकते हैं तो पैरा। ठीक है, फिनाइलथ्रीन तो यहाँ पे बेंजीन रिंग दिख रही है अपन को। हाँ, मिथाइल कोई एरोमेटिक नेचर को नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनमें तो बॉन्ड है ही नहीं, वो तो रिंग के बाहर है। फिनाइलथ्रीन अगर आप देखेंगे ऋषिक सूरत, तो फिनाइलथ्रीन जो है आपका वो ऐसा होगा। ठीक है, इसमें 3 बेंजीन रिंग है देखा जाए तो। ठीक है, तो ये भी बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इंडोल, इंडोल भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें भी देखिए बेंजीन रिंग है ना। एक तरफ बिना बेंजीन का स्ट्रक्चर है, एक तरफ बेंजीन का है, तो बेंजीन रिंग है। अगर एक भी बेंजीन रिंग है तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। और थायोपीन, थायोपीन, थायो मतलब सल्फर, तो थायोपीन जो आपका कंपाउंड है वो इस तरह का होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सल्फर है। ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड होगा। और यहाँ पे अपन को साफ साफ दिख रहा है कि बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं है ना, एक भी स्ट्रक्चर बेंजीन, एक ही रिंग है, और वो भी 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें एक तो सल्फर है ना, और कोई बेंजीन जैसी रिंग यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। ऋषिक समझ में आया कि नहीं आया? सूरत बताएं जल्दी से, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड का उल्टा होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो भी साइक्लिक होते हैं, रेजोनेंस होती है उनमें। फर्क उसमें इतना सा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके, वो इलेक्ट्रॉन 4n+2 की बजाय 4 के मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे भी कंडीशंस वही हैं, दे शुड बी साइक्लिक। ठीक है, और प्लानर भी होने चाहिए, है ना, दोनों ही एरोमेटिक, तब वरना रेजोनेंस नहीं होगी अगर प्लानर नहीं हुए तो। मतलब जो पूरा मॉलिक्यूल है वो एक फ्लैट होना चाहिए, प्लानर का मतलब, तभी वो पाई बॉन्ड ओवरलैप कर पाएंगे।
साइक्लिक, प्लानर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो एंटी एरोमेटिक के लिए है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n का मतलब क्या हुआ, मतलब 4 के मल्टीपल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, 12 हो गए, 16 हो गए, इस तरह से, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, और दे वांट टू ब्रेक देमसेल्फ। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का है साइक्लोब्यूटाडाइन। अगर साइक्लोब्यूटाडाइन आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे साइक्लिक मैनर में, तो रेजोनेंस तो करा सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर से वही स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका, फिर से अगर अपन ऐसे रेजोनेंस कराएंगे तो। और यहाँ पर लेकिन जो रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, दे आर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन से, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक। और ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, इतना अनस्टेबल होता है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड की एनर्जीज बहुत कम होती है, दे आर वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। तो अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि जिस भी प्रोसेस के अंदर ऋषिक और सूरत आपका अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो आप उस प्रोसेस को जल्दी से कर देंगे, उस प्रोसेस की तरफ जाएंगे जिससे एरोमेटिक कंपाउंड बने। लेकिन अगर कोई प्रोसेस ऐसा है आपका कि जिसमें एरोमेटिक की जगह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो उस प्रोसेस को आप अवॉइड करेंगे, है ना, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल है। और अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन भी जाते हैं तो व्हाट वी डू, वी रिएक्ट देम वेरी क्विकली, उनका रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, और वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन भी इसी पर ही है, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं ना, तो मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ। और पक्का है कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, है ना। और ये क्वेश्चन आपके, सर हाँ ऋषिक, सर ये कौन सी स्ट्रीम का है, एसएक्स का है क्वेश्चन? हाँ ये ऐसे का है, अच्छा ऐसे का है, ठीक है सर। हाँ ये उसमें भी आ जाएगा, 12th में भी आ जाता है वैसे तो, यस। क्योंकि ऑर्गेनिक में काफी सारी चीजें कॉमन है ना। तो इसमें से अमंग द फॉलोइंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। प्रोसेस वही फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उससे इजीली मालूम पड़ जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है फर्स्ट कंपाउंड में, ठीक है। सेकंड कंपाउंड जो है ये 7 मेंबर्ड की रिंग है, 7 कार्बन एटम्स आर देयर, ठीक है। तो ये सेकंड कंपाउंड है। थर्ड कंपाउंड जो है आपका, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन मिलते जुलते जेई में भी आ चुके हैं ना, जेई नीट में आते रहते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थर्ड कंपाउंड है आपका। जो फोर्थ कंपाउंड है आपका,
इंडोल अभी अभी अपन ने बात की थी। और जो फिफ्थ कंपाउंड है आपका वो ये है ना। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं ये बताना है अपन को। इसमें ऑप्शंस जो दे रखे थे इन्होंने, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी ऑप्शन थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन सी सेकंड एंड फिफ्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सूरत ऋषि, कुछ आइडिया लगा? जल्दी से बताओ। ये ऑप्शंस हैं अलग अलग आपके। सूरत ऋषि कुछ आइडिया जल्दी से बताओ। सर हम्म, सर ये नो वाला मैटर। पार्ट पढ़ा नहीं है सर। हाँ नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ और आंसर आ जाएगा, इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। एंटी एरोमेटिक, आप ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए, एक तो लगातार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और जो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या रेजोनेंस करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 4 के मल्टीपल में होने चाहिए, मतलब 4, 8, 16, 12 ऐसा होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपन ने कितने 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड आते 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं 10, तो इसको तो भूल ही जाइए आप। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और ये रेजोनेंस भी नहीं करेगा, क्योंकि रीजन भी, हाँ ये ऐसे रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनने का। अपने पास आता है थर्ड। हाँ थर्ड में अगर अपन इसको ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन को O माइनस बना दे अपन, ऑक्सीजन को अपन O माइनस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि है ना, इसको ऐसे लिखते हैं O माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, और C पे प्लस, तो ये ऐसे खिंच जाएगा, C पे प्लस आएगा और ये रेजोनेंस करेगा यहाँ पर, है ना, साइक्लिक रेजोनेंस रिंग में स्टार्ट हो जाएगी इतने पोर्शन में। और अगर आप इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2 पाई बॉन्ड है, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। समझ आया? एक तो ये ऑप्शन हो गया। यहाँ पर जो कंपाउंड है ये वाला इंडोल फोर्थ वाला, यहाँ पे आपके 3 पाई बॉन्ड है ना, ये वाला बेंजीन है, ये पाई बॉन्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस करेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड के पास में है, तो इनको भी अपन गिनते हैं, काउंट करते हैं रेजोनेंस में, है ना। तो टोटल आप सोचिए कि देर आर 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देर आर 4 पेयर विच आर प्रेजेंट इन द पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में, and there is one pair which is there on nitrogen that will also participate in resonance. Being adjacent to the double bond, it can participate easily. And so there will be 5 pair of electrons, mean 10 electron. So this is an aromatic compound, है ना, क्योंकि 10 एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, है ना, because एंटी एरोमेटिक के लिए you require electrons which should be in the multiple of 4. ये तो एरोमेटिक है, इसको अपन नहीं लेना क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर नेक्स्ट ये है साइक्लोप्रोपीन नाइल एनायन, दिस इज एनायन, माइनस चार्ज है, साइक्लोप्रोपीन नाइल एनायन है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेजोनेंस कराकर, तो देर आर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ईच पेयर विल हैव 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन्स in 2 pair, one is lone pair, another is pi bond, and they are doing the cyclic resonance.
तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। समझ आया? तो आंसर अपना जो हुआ वो हुआ ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फिफ्थ। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। बड़ा इजी है, काफी सारे समय समय पर ऐसा क्वेश्चन आया है ना, अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आया है। तो आई होप ये कर लेंगे, और जेई में, नीट में, सभी एग्जाम्स में ये आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना, तो इजीली हो जाएगा। यस सर। ठीक है। हाँ ऋषिक, तुम्हारा एस ए है, एस एक्स है? सर ऐसे है। हाँ, ऐसे में ऐसे के ही सवाल सेलेक्ट किए हैं मैंने, ये काफी सारे, है ना, तो ये इजीली आपका हो जाएगा, है ना। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, बस इतना सा देखना है आपको। अगला क्वेश्चन भी इसी पर ही है, लेकिन दूसरे ढंग से पूछा गया है। ये क्वेश्चन है एसिड बेस स्ट्रेंथ पर। एसिड बेस में भी काफी सारे ऐसे में क्वेश्चंस आते हैं सूरत, है ना। तो अब ये क्वेश्चन एक तो एसिड बेस का तो है। अब देखिए H प्लस तो सभी में है, बट ऐसा क्या है कि H प्लस इजीली निकल जाता है या H प्लस इजीली नहीं निकलता है? क्या आंसर देंगे, देना चाहेंगे आप? व्हाट डिसाइड्स among the following the most acidic compound is? क्या होगा? अब एसिडिक बेसिक कंपाउंड्स बहुत सारे तरह तरह के कंपाउंड्स होते हैं, है ना। मैंने आपको वही कंपाउंड सिलेक्ट किए जो अपन डिस्कशन अभी कर रहे हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। फिर बाकी में एक बार डिस्कशन अपना हो जाता है तो उसके बाद अपन दूसरे तरह के एसिडिक कंपाउंड्स, बेसिक कंपाउंड्स पे मूव करते हैं। जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। हाँ, तो क्या रीजन होगा ऋषिक और सूरत, क्या रीजन है कि कोई कंपाउंड इजीली H प्लस रिलीज कर देता है? व्हाट इज द रीजन? जैसे वाटर है, वाटर इतना एसिडिक नहीं होता, आप जानते हैं, है ना। दैट्स व्हाई वी आर एबल, और अच्छा नहीं होता, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू ड्रिंक इट, है ना। लेकिन HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl में ऐसा क्या है कि वो H प्लस रिलीज कर देगा, और वाटर में H प्लस वाटर में ज्यादा है, वैसे H2O है फॉर्मूला, HCl में तो एक ही H प्लस है। क्या कहना चाहेंगे आप कि व्हाट इज द रीजन कि HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड योर सर वाटर वो इज अ वीकर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बिल्कुल वैसे कह सकते हैं आप, है ना। दूसरा रीजन आप ये भी देख सकते हैं कि जो आप H प्लस के हटने के बाद जो चीज रह जाती है माइनस वाली, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या नहीं है, दैट विल आल्सो हेल्प अस टू नो वेदर दैट H प्लस विल गो और नॉट। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो जाहिर सी बात है H प्लस आसानी से निकल जाएगा, है ना। समझ आ गया? यस सर। और तो यहाँ पे सभी पे H प्लस है, देखिए H तो है काफी सारे। There is no scarcity of H atoms on these compound, there are lot of H atoms available। ठीक है, और मैं उनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो मैं क्या करता हूँ, सभी H प्लस दिखने में एक जैसे हैं, H प्लस अलग अलग नहीं है, H प्लस हटा देता हूँ मैं। आप कोई भी क्वेश्चन आता है ना, ये सभी में आता है, ऐसे SX दोनों का कॉमन क्वेश्चन है। जस्ट रिमूव द H प्लस, फॉर्म द एनायन। ठीक है, ये एनायन फॉर्म कर लो आप, इसको अपन कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है बी का, ये सी का कॉन्जुगेट बेस है, और ये रेजोनेंस करेगा यहाँ पर, सभी जगह पे रेजोनेंस होगी, क्योंकि जो लोन पेयर बन रहा है माइनस है वो डबल बॉन्ड के पास में है।
ये कॉन्जुगेट बेस है। H+ सभी ने रिलीज कर दिया मान लीजिए, लेकिन कौन H+ आसानी से रिलीज करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। इफ द कॉन्जुगेट बेस इज हाईली स्टेबल, ठीक है, तो H+ आसानी से निकल जाएगा। और अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल बनता है H+ निकलने के बाद, तो आप सोचिए अनस्टेबल चीज बनेगी क्यों, तो H+ रिलीज नहीं होगा, है ना। अब कौन सी चीज है जो H+ को निकलने के लिए मजबूर कर रही है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस क्यों स्टेबल है क्यों नहीं है, ये अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी अभी अपन ने पिछले सवाल में देखा था कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है H+ निकलने के बाद जो चीज आपको मिल रही है यहाँ पे, साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, ये एंटी एरोमेटिक है। और आप जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो एक तो आपने H+ निकाल दिया, H+ निकालने के बाद जो चीज आपको मिली कॉन्जुगेट बेस, वो एंटी एरोमेटिक, वो एंटी एरोमेटिक बनेगा ही क्यों, हाईली अनस्टेबल होता है। समझ आ गया। इसी तरह से और एंटी एरोमेटिक कहाँ पे हो सकता है, ऑप्शन अगर बी को देखें आप, तो ऑप्शन बी में एक तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, टोटल देयर आर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, होता है 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होगा, मतलब ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक अगर ये है तो आसानी से स्टेबल हो जाएगा, अपने आप रेजोनेंस करके इसके रेजोनेंस को स्टेबल बना रही है, ठीक है, तो ये इजीली बन जाएगा और H+ भी इजीली रिलीज कर देगा। इसी तरह से अगर अपन यहाँ देखें, है ना, तो यहाँ पर भी कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पेयर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी गड़बड़ हो गया। और यहाँ पर रेजोनेंस तो है, लेकिन ये आप देखेंगे तो ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, ये तो नॉर्मल कंपाउंड है, ऐसा कोई इसके पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है जो इसके पास है। विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? सर आप एक बार बता दोगे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एरोमेटिक? एरोमेटिक के लिए रेजोनेंस में आपके एक तो रेजोनेंस होनी चाहिए साइक्लिक, पूरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ ये क्योंकि पास पास है, एडजेसेंट है, तो ये रेजोनेंस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए बीच में, देखिए ऐसा, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स नेबर्स नहीं है, दे कैन नॉट ओवरलैप, दे कैन नॉट अंडरगो रेजोनेंस। तो जहां पर रेजोनेंस हो रही है ऐसे कंटिन्यूअसली साइक्लिक, उसमें आप चेक कीजिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेक करिए, काउंट कीजिए, अगर वो 4n के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 16, तो वो हाईली अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक है, और वो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो नहीं बन पाएगा। और जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n+2 है ना, 4n+2 का मतलब हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस कर रहे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक में, या 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, n=2 रख दो, n तो जनरल होल नंबर है, जो 1 2 0 1 2 3 अपन रख के इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल नंबर निकाल लेंगे कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा और बहुत स्टेबल हो जाएगा। एरोमेटिक स्टेबल मतलब लोअर एनर्जी, और इजीली बन जाएगा, इजीली बनेगा, ठीक है, तो क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है, तो यहाँ पे ये एरोमेटिक है ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, बाकी ये नहीं बनेगा एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक। यहाँ लगातार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, देखिए आप 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो यहाँ तो रेजोनेंस पूरी रिंग में हो ही नहीं पाएगी,
तो नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है। अपन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एरोमेटिक को, जैसे बेंजीन है तो यहाँ पे जो माइनस है, माइनस H प्लस हटने के बाद जो माइनस बना साइक्लोपेंटाडाइन है इसका नाम, और इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन। जो माइनस बना वो बहुत ही स्टेबल बना, और स्टेबल बनने के कारण ये अब सस्टेन कर पाएगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा इससे। तो अपन कहेंगे कि ये सबसे एसिडिक कंपाउंड है क्योंकि इट कैन release its H plus. The answer doesn't lies in the H plus, but it lies in a species which is formed after the release of H plus, है ना। तो वो अपन देखेंगे इसको। आई होप दैट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया। ऋषिक, सूरत, Yes, समझ sir. में आया? ओके, हाँ तो वेरी गुड। आगे चलते हैं अपन। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, आते रहते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना, फिर दूसरे टॉपिक को लेंगे। और आई होप ये आराम से समझ में आ गया आपके, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन एक और लेंगे, क्वेश्चन अलग है लेकिन कंसेप्ट मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज द मोस्ट स्टेबल आयनिक स्पीसीज कौन सी है? Among the following set of species, the most stable ionic species. मोस्ट स्टेबल स्पीसीज कौन सी है? ऑप्शन ए। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है ना, तो करीब करीब आ ही जाता है, हर साल एक क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है। अगर अपन देखें रीसेंट KVPY के पेपर्स देखें तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ऑप्शन बी। तो इसमें भी वही देखना है अपन को कि कौन से आयंस, नॉर्मली ये जो आयंस हैं अगर ये रेजोनेंस कर रहे हैं तो स्टेबल हो जाएंगे या अनस्टेबल हो जाएंगे। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि रेजोनेंस करके इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। अगर मान लीजिए रेजोनेंस करके एरोमेटिक बन रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में दे विल बी वेरी स्टेबल, है ना, और वो खुद ही मतलब स्टेबल हो जाएंगे अपने आप ही। इवन मतलब उनके ऊपर चार्जेस हैं, बट एरोमेटिक होने के बाद भी दे विल बी स्टेबल। और अगर वो एंटी एरोमेटिक बन रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक में तो मैंने बताया था आपको कि एनर्जी बहुत हाई होती है ना। तो एंटी एरोमेटिक को तो आप बनाई गई नहीं मत, बिल्कुल भी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है, बस यही देखना है। इस क्वेश्चन को अपन ने मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इस तरह के जिसमें ये स्पीसीज जो दे रखे हैं इनको अपन ने अभी भी देखा है ना। तो आई होप यू कैन डू इट क्विकली। क्या आंसर होगा? सूरत बताओ जरा, ऋषिक कोई आइडिया? Yes, sir. एक मिनट। वही इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप और देख लो, ए उससे और मालूम। सी, सर ए और सी तो नहीं होगा क्योंकि फिर वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ ये तो अभी अभी अपन ने 3 बार देख लिया है, एंटी एरोमेटिक है ना, ये भी एंटी एरोमेटिक है। हाँ तो एक भी अपन को मतलब सेट, पूरा सेट में दोनों मॉलिक्यूल स्टेबल होने चाहिए, दोनों आयन स्टेबल होने चाहिए। तो ए और सी तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिक। बचा बी और डी, ठीक है, बिल्कुल सही किया है। एक्चुअली 2 ऑप्शंस तो अपन पहले से ही हमेशा रूल आउट कर देते हैं, बड़ा आसान होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही कीजिएगा।
अब इलेक्ट्रॉन काउंट करने पे अपन को लगा, एक तो ये देखना है कि लगातार डबल सिंगल बॉन्ड है। और इलेक्ट्रॉन के पेयर अपन को काउंट करना, इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं ये बताना है आपको। अगर वो 4n+2 की सीरीज के हैं तब तो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, और अगर वो 4 के मल्टीपल में है तो एंटी एरोमेटिक। हाँ किसी लगा आइडिया? यस सर, सूरज? सर बी वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ बी वाले में तो ये वाला एंटी एरोमेटिक है ये, क्योंकि कितने 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं अपन को, और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिल्कुल अनस्टेबल है, बिल्कुल सही बताया। और ये स्टेबल है बिल्कुल, ये भी और ये भी, है ना, दोनों ही स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके 1 2 3, 3 तो यहाँ हो गए, 4 एंड 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि 4n+2 में n को अगर आप 2 रखते हो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। 4n+2 जनरल तरीका है रिप्रेजेंट करने का कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहाँ पे इससे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो लोन पेयर नहीं है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर होगा डी। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया आपको, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो अब आगे चलते हैं अपन, है ना, आगे अपन कुछ और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल करते हैं जो कॉमनली आते रहते हैं ऐसे लेवल पे, है ना, और एसिक्स लेवल पे भी आ जाते हैं, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सभी जगह आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एक तरीका तो अभी अपन ने देख ही लिया है, हालांकि ये एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल थे, और दूसरा तरीका जो है आपका वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के आंसर आपके एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक पर ही बेस्ड हो, दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो तो हर जगह एप्लीकेबल होगा, कि अगर कोई एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो उसका कॉन्जुगेट बेस H+ हटने के बाद जो बनता है वो बहुत स्टेबल होगा, तभी वो H+ इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी 2016 का ही है। among the following compounds strongest acid is? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, स्ट्रक्चर लिख के नहीं आए, सिर्फ नाम दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर भी अपन को सोचना पड़ेगा कई बार। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, विनेगर जिस जो में जो होता है, सी प्रोपेनोइक एसिड, और ऑप्शन डी फिनॉल। तो मैं ऐसा करता हूँ, या तो इनके स्ट्रक्चर लिख देता हूँ आपके, थोड़ा आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए ये तो फॉर्मिक एसिड है, कॉमन नेम दिया है, आईयूपीएसी नेम इसका मिथेनोइक एसिड होगा। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम इसका इथेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड में प्रॉप वर्ड रूट है, तो 3 कार्बन होंगे, CH3 CH2 COOH, और फिनॉल, फिनॉल में बेंजीन रिंग पे OH है। हाँ तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कौन बताएगा जल्दी से? सूरज बताओ जरा, ट्राई करो, बताओ मेरे को।
हम्म, एक तो ऐसा है जिसके नाम में एसिड है ना, कई कॉमन नेम है जिनमें एसिड्स आता है, तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक तो होगा ही होगा। तो जैसे फिनॉल इतना एसिडिक नहीं होता, ये तीन तो नाम में भी एसिड है, तो ये ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, है ना। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में से ही आपको आंसर सर्च करना है। अब एसिड का H प्लस यहाँ से निकलेगा, ये एक्चुअली ये वाला H प्लस है जो निकल जाता है, ठीक है। अब जब ये H प्लस निकल जाता है तो क्या रह जाता है पीछे, O माइनस। एसिटिक एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूँ अब मैं, यहाँ पे भी O माइनस हो गया। प्रोपेनोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, इनको प्रोपेनोइड बोलेंगे, सर CH। सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर C क्यों बता रहे हो, बताओ। सर उसमें एच निकाल देंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कैसे? देख देखो, जहां तक ये रेजोनेंस का सवाल है, ये तो सेम है ना, इतना हिस्सा तो सभी में सेम है। अब ये हिस्सा क्या कर रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सोचने वाली बात है। क्या ये उस माइनस को स्टेबल बना रहा है या अनस्टेबल कर रहा है? तो अपन जैसा कि देखते हैं कि H प्लस निकल गया तो पीछे माइनस रह ही जाएगा, ये भी जाहिर सी बात है। और जब माइनस रह जाएगा तो ये बचा हुआ कार्बन का जो चेन है, ये उस माइनस को और अगर बढ़ाए तो माइनस अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। अगर ये माइनस को कम करे तो माइनस स्टेबल हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे कैसे बढ़ाएगा, कैसे, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये इंडक्टिव इफेक्टिव पढ़ते हैं कि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, हालांकि बहुत ताकतवर इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा वीक इफेक्ट ही होता है, लेकिन बट स्टिल इट हैज टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन्स। एल्काइल ग्रुप एग्जिबिट प्लस आई इफेक्ट। तो ये, और उसका भी प्लस आई अपन ऐसे नापते हैं कि जिसमें जितने ज्यादा कार्बन है ना, उस ज्यादा कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को अपन कंसिडर कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे एल्काइल ग्रुप का ग्रुप है, वो सारे छोटे छोटे एल्काइल ग्रुप मिलके एक कार्बन को दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और वो कार्बन एज अ होल इज पुशिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। इसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, मतलब इट इज अ इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी ये पुश करेगा। अच्छा, पुश करने से O माइनस स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है, ये भी देखना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से पहले से ही माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग अगर इस पे और ज्यादा की जाती है तो आपका माइनस विल बिकम मोर नेगेटिव। आपको ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो माइनस को और ज्यादा बढ़ाए, है ना, माइनस को और ज्यादा बढ़ाए, ऐसा ग्रुप आपको नहीं चाहिए। आपको बल्कि ऐसा ग्रुप चाहिए जो माइनस को कम करे, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा हो जाएगा उतना अनस्टेबल हो जाएगा, जितना कम होगा उतना स्टेबल होगा। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल, इथाइल, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स, तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द माइनस चार्ज ऑन O माइनस। और जाहिर सी बात है कि O माइनस विल बिकम मोर अनस्टेबल, इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रॉन, माइनस जब और ज्यादा माइनस हो जाएगा तो स्टेबल तो बिल्कुल नहीं हो रहा, अनस्टेबल हो रहा है ना। तो ये इतना स्टेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप लगा है H, जो इतना इलेक्ट्रॉन पुशिंग नहीं है, तो ये सबसे स्टेबल हुआ इसमें, ये वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, और सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये अपने H से अलग आसानी से हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए। तो मैं वापस से समराइज करना चाहूंगा एसिड बेस स्ट्रेंथ के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन देने, पहली बात तो एसिड अगर आपको देखना है तो आंसर आपको देखना है कॉन्जुगेट बेस में, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, अगर कॉन्जुगेट बेस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे तो जाहिर सी बात है माइनस को और बढ़ाएंगे, माइनस बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबल नहीं रहेगा।
हाँ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप या नहीं देने वाले ग्रुप स्टेबल करेंगे कॉन्जुगेट बेस को, और ऐसा जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक होगा। आई होप समझ में आया। ऋषिक, सूरत, समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो ये एक ऑप्शन, ये अप्रोच रहता है। एक दूसरा क्वेश्चन भी आया है ऐसा, उसको भी अपन सॉल्व करके, एसिड बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे 11th क्लास में, 12th क्लास में, सभी में आएंगे ये, है ना। क्योंकि जो चैप्टर आपके 11th 12th में है उसमें भी फिनॉल्स और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये 12th में है वैसे ऑफिशियली, तो वहां पे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अपन 12th में पढ़ते हैं। तो दूसरे कंपाउंड्स हैं वो आपके 11th में है, वहां पे भी एसिड बेस स्ट्रेंथ जीओसी में पढ़ते हैं अपन, तो इट इज अ कॉमन पोर्शन। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो भी रिसेंट क्वेश्चन है, एसिड बेस स्ट्रेंथ पर ही है। आपको इसमें बताना है द ऑर्डर ऑफ acidic strength of the compounds of these given compounds। क्या होगा इन कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? देखिए, एक तो है कार्बोक्स, एक तो आपका सबसे पहला कंपाउंड है, मैं बता देता हूँ आपको, अल्कोहल है ना, OH फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तीसरा कंपाउंड आपका फिनॉल है जिसपे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, इसको क्रेसॉल कहते हैं कॉमन नेम। ठीक है, फोर्थ थर्ड कंपाउंड है ये, सॉरी, और है आपका फोर्थ कंपाउंड, ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ, ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जो रहेगा आपका, और ऑप्शन आपको दे रखा है 1 3 2 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन थर्ड है 3 1 2 4। ये आपका ऑप्शंस गिवन है, तो क्या आंसर होना चाहिए? एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई है कि जिसके नाम में एसिड होता है, ये बेंजोइक एसिड है, ये आपका क्रिसॉल है, ये सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। जो नाम में जिनके एसिड है वो तो एसिडिक है, लेकिन अपन को यहाँ पे ऑर्डर भी बता। अच्छा, एक सिंपल अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, ये भी देखिए, ये ज्यादा एसिडिक होता है। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि जैसे ही आप H+ निकालते हैं तो O- बनता है, वो तो वहां पे भी बनेगा, और ये जो O- है ये रेजोनेंस करता है ना, क्योंकि पास में डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर ही है, तो इजीली रेजोनेंस हो जाएगी, O- बन जाएगा, -2 ऑक्सीजन पे आराम से रेजोनेंस करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अच्छा, सिंपल अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। सिंपल अल्कोहल में या फिनॉल में भी देख लीजिए, फिनॉल में भी रेजोनेंस तो होती है लेकिन वो कार्बन के साथ होती है, तो वो इतनी अच्छी रेजोनेंस नहीं हो रही जितनी डबल बॉन्ड की होती है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर इसको स्टेबल नहीं मानेंगे इतना, इतना कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक बात और बताऊंगा सूरत और ऋषिक,
कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा सल्फोनिक एसिड एसिडिक होता है। क्या ये बात अपन सोच सकते हैं? एक तो नाम में तो एसिड है ही खैर, लेकिन उसके साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक और देखने को मिल रही है। वो कैरेक्टरिस्टिक जो देखने को मिल रही है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा था, सल्फोनिक एसिड में और ज्यादा हो रहा है ना? यस है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड में O- डबल बॉन्ड O से रेजोनेंस करा था, तो यहाँ पर O- दो डबल बॉन्ड O है यहाँ, तो रेजोनेंस करने के लिए एक बार इससे ज्यादा रेजोनेंस होगी। तो ये सल्फोनेट आयन जो है ये सबसे स्टेबल होगा। तीन तीन ऑक्सीजन है यहाँ पर खींचने के लिए रेजोनेंस से। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एक डबल बॉन्ड होता। तो ये अपन को इससे गाइड हो जाएंगे अपन जल्दी से और सॉर्टिंग शुरू कर देंगे। तो देखिए एक तो ये है सबसे ज्यादा फोर्थ, तो ऑप्शन या तो ए होगा या अपना ऑप्शन सी होगा। फोर्थ के बाद सेकंड, ठीक है, दोनों में ही सेकंड है, ठीक है, क्योंकि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये तो O- जो बनेगा H+ हटने के बाद कभी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से O- जुड़ा होगा, OH जुड़ा है या O- बनेगा, उस पे डबल बॉन्ड ही नहीं है। आप देखिए कोई भी, ये तो नॉर्मल कार्बन है, जबकि यहाँ पे फिनॉल पे एटलीस्ट डबल बॉन्ड तो है, ठीक है। डबल बॉन्ड होने के कारण वो थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना यहाँ हो रहा है। तो थर्ड वाला पहले से ज्यादा एसिडिक होगा, तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आया ऋषिक? डबल बॉन्ड फिनॉल में, हाँ, फिनॉल में डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे फिनॉल में तो डबल बॉन्ड जो O- बनेगा ना, देखो ये डबल बॉन्ड ये रहा, इससे रेजोनेंस होगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी डबल बॉन्ड O से होगी। अच्छा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, जो O- बना वो ऐसे ही रहेगा O-। यहाँ तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे तो है ही नहीं। इसमें तो इमीडिएट एक तो ऐसा हो आपके पास O-, ठीक है, तो ये एकदम से यस रेजोनेंस कर देगा, है ना? या फिर एक ऐसा हो, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो उधर है, बीच में एक कार्बन और आ गया, दो सिंगल बॉन्ड आ गए, ये नहीं करेगा। तो ये सबसे अनस्टेबल हुआ। सबसे तो अनस्टेबल चीज बनेगी क्यों? तो सबसे कम एसिडिक वन हुआ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया? यस ठीक है। अच्छा, अगर अपन को कोई पीएच वैल्यू पूछता है तो वो इसका उल्टा होगा। अब पीके पूछते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? सर, पीएच ज्यादा होता है तो बेसिक होता है वो, हम्म तो सर जितना ज्यादा एसिडिक उतना पीएच। हम्म हाँ, अब पीएच होता है 10 to the power माइनस है, माइनस लग जाता है। तो जितना कम पीएच होगा, पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, पी के ए या एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के उल्टा चलेंगे, है ना? तो आई होप ये समझ में आ गया, एक दूसरे के रिवर्स चलेंगे। तो अगर आपको पीएच का ऑर्डर पूछा या पीके का ऑर्डर पूछा जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को लिख के उल्टा कर देना। लेकिन ध्यान रखना कि यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक। कई बार अपन ऐसे, क्या होता है, क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी लिखा रहता है और उसका रिवर्स भी लिखा रहता है। तो ध्यान से पढ़ लेना, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है तो वो तो डायरेक्टली जो है वो है, लेकिन अगर पीके का ऑर्डर या पीएच का ऑर्डर पूछा है तो वो उसका रिवर्स होगा। समझ में आ गया सभी के? यस चलो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स है एसिडिक स्ट्रेंथ का। आगे और एसिडिक स्ट्रेंथ का अपन क्वेश्चन करते हैं, है ना? सभी क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अपन को सोचना पड़ता है ना? जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स अलग थे, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, है ना? अगला क्वेश्चन जो है वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का है, लेकिन ये जो कंपाउंड्स आपके सामने अब आ रहे हैं, ये कंपाउंड्स है फिनॉल डेरिवेटिव्स। फिनॉल डेरिवेटिव्स मतलब फिनॉल रिंग है, बेंजीन रिंग है, OH डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है। जैसे ये तो आपका फिनॉल है ही,
जिसको अपन हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम में लेते हैं, और घर में इसको कई लोग फिनाइल बोलते हैं, बट दिस इज नॉट फिनाइल, दिस इज फिनॉल, है ना। और ये इस पे OCH3 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, और क्या ग्रुप लगा है वो भी बहुत मैटर करता है, कहाँ पे किस पोजीशन पे लगा है ये भी बहुत मैटर करता है, अभी समझ में आ जाएगा। ये NO2 लगा है और ये आपका फिनॉल है, इसमें भी NO2 लगा है लेकिन OH के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लगा है। तो किस आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की गई है, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की गई है तो H+ अपन हटा देंगे। सोचना अपन को H+ हटाने के बाद शुरू करना है, जो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, क्या वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या अनस्टेबल। So what is the correct order of acidity? Shown by following compounds. ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि एक जगह फिनॉल है, एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक जगह सल्फोनिक एसिड है, सभी में फिनॉल है ना। तो वो बात तो खैर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो सभी में सेम है, तो इसका तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सभी में सेम होगा। अब अपन को जो ध्यान देना है वो इस पे नहीं, बल्कि ये देखना है कि जो दूसरा ग्रुप कनेक्टेड है वो कैसे इस O- को स्टेबल करने में हेल्प कर रहा है। ऑप्शन आपके पास ये है। सर हाइड्रोजन अब जो बाकी ग्रुप्स हैं उसमें सब निकालेंगे या अभी भी OH? OH से ही निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअली, हालांकि सवाल में अपन को नहीं बताया जाता, लेकिन बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एक ही कंपाउंड में एक ही स्ट्रक्चर में, लेकिन अपन जो हाइड्रोजन हटाते हैं वो वाला हाइड्रोजन हटाते हैं जो सबसे एसिडिक होता है, और जनरली वो वाला हाइड्रोजन होता है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, जैसे FON, उसको हटाया जाता है क्योंकि वो आसानी से हट जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होने के कारण वो पोलर होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींचता है उससे इलेक्ट्रॉन, तो H+ आसानी से टूट जाता है। तो अपन H+ तो सभी में OH वाला जो ऊपर जो H दिख रहा है आपको वही हटाएंगे, ठीक है। और फिर O- बनेगा, O- बेंजीन से रेजोनेंस करेगा, वो तो सभी में हो रहा है, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। उसके बाद अपन देखेंगे कि वो O- जब बेंजीन में रेजोनेंस करके कहाँ कहाँ जा रहा है, ये देखो, क्या वो और रेजोनेंस कर पाएगा बेंजीन के सिवाय कहीं आउटसाइड वाले ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस हो पाएगा, ये अपन को देखना है, एंड दैट विल हेल्प अस टू नो वेदर द कंपाउंड is acidic, which is more acidic, which is less acidic। तो इस तरह से अपन को पता लग जाएगा। अप्रोच समझ में आ गई होगी आपको, है ना। ये कंपाउंड बहुत ही कॉमन है ना, और ये कंपाउंड आपके जरूरी नहीं है ओलंपियाड्स में आए, ये कंपाउंड आपके हर जगह आते हैं, सभी जगह, है ना। तो ये सभी जगह आएंगे आपके कंपाउंड्स, ठीक है। जेई का प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे भी फेमस क्वेश्चन इस तरह के कई बार आ चुके हैं। अगर आप नीट का दोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है। इवन बोर्ड्स में, CBSE में ना, क्लास 12th में फिनॉल का चैप्टर है तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल पढ़ते हैं अपन, तो वहां पे भी इस बात का डिस्कशन होता है, ठीक है। तो बड़ा ही कॉमन चीज है, इसको आप जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। कौन बता रहा है मेरे को, किसी को समझ में आया? सूरत बताओ जल्दी से। सर मेरे को B लग रहा है, क्योंकि सर एक तो सर जो फर्स्ट वाला है वो सबसे कम होगा एसिडिक। फर्स्ट और सेकंड वाला भी हो सकता है। देखो ऐसा है कि O- तो बन गया, सभी में बन गया। अब जो ग्रुप आपका लगा हुआ है ना, ये ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो खींचे इलेक्ट्रॉन,
अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो O माइनस, और मतलब O माइनस के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो माइनस कम हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप हुआ ना जो खुद भी दे रहा है और O माइनस को और माइनस कर रहा है तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा O माइनस, है ना। अब इसमें देखिए कि OCH3 जो है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, क्योंकि OH जैसा ही है। उधर से O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से ये भी दे रहा है। अपन को ये नहीं चाहिए, we don't want this. We want the group should be such that it should be able to withdraw the pair of electron such that जो अपना माइनस O माइनस पे ऊपर बना है वो और जगह पे जाके रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाए। समझ आ गया सबके? यस सर। तो सेकंड वाला तो उल्टा 1 से भी कम होगा। अब अपन को सोचना है थर्ड और फोर्थ में। देखिए मैं आपको एक ऐसा हिंट देता हूँ जिससे आपके फिनॉल के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिनॉल ने H+ निकाला और ये बना, इसको कहते हैं अपन फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन का ये माइनस जो है खींचेगा नहीं है, एक्चुअली पहले इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो देगा। तो ये देगा जब डबल बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है कार्बन के साथ बेंजीन रिंग के, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, 5 बनाएगा नहीं, किसी ना किसी को हटना पड़ेगा। ये जो रिंग का पाई बॉन्ड है इसको शिफ्ट करा कर साइड में रख दीजिए और ये अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया। समझ आ गया? ये सब जगह काम में आएगा आपके 12th में, हर रिएक्शंस में। फिनॉल के जो भी रिएक्शंस करेंगे उसमें भी काम में आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में काम में आ रहा है। आगे फिर से एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो माइनस और अपने आगे वाले पाई बॉन्ड को धकेल सकता है। पाई बॉन्ड को ही क्यों बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द 2 एटम बिकॉज ऑफ द वीकर ओवरलैपिंग। तो यहाँ ऐसा हो गया है ना, ये ठीक है, और फिर ये ऐसा हो गया। तो ये है फिनॉक्साइड आयन जो कि फिनॉल से H+ हटने के बाद बनता है। उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ठीक है, और फिर वापस से अपनी जगह आ जाएगा बाहर। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। अब अपन को देखना है कि जो O- है ये इसको और स्टेबल बनाना है, इसको और डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि ये माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो ये माइनस जो है O- पे बना तो था, लेकिन पास में ही बेंजीन के डबल बॉन्ड होने के कारण उनसे ओवरलैप करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड में जाने लगी। और डबल बॉन्ड में भी बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पे से गुजरेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो O- की है बेंजीन होने के कारण इसको एडवांटेज रहा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे भी आ गई इन एडिशन टू O- ड्यू टू रेजोनेंस। अब क्या ये यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इस माइनस को और रेजोनेंस करके अपने ऊपर ले सके, है ना कि ऐसा ग्रुप लगा हो जो इसको और दे। इसको नहीं चाहिए, माइनस है पहले से, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, इसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको ऐसा ग्रुप चाहिए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को संभाल सके और अपने ऊपर खींच ले। जैसे इसको OCH3 नहीं चाहिए, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि OCH3 तो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, दे रहा है तो ठीक है, OCH3 वी डोंट वांट। वो तो सबसे ही कम स्टेबल हुआ, है ना, तो सेकंड वाला सबसे कम एसिडिक हुआ, है ना। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड, क्योंकि NO2 का स्ट्रक्चर अगर वैसे लिख तो ऐसे देते हैं अपन, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ तिरछा करके, ये इस तरह से रहेगा। और ये जो माइनस है, क्योंकि अब बेंजीन रिंग में भी डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग में आगे जाके अगले ऑर्थो पे तो जा ही रहा है, लेकिन NO2 पे भी जा सकता है, O- बन सकता है ना। अब NO2 पे O- बनेगा तो उस पे भी O- पे इसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई रेजोनेंस करने की, है ना। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि NO2 पैरा पोजीशन पे लगाओ। मेटा पोजीशन पे NO2 ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो माइनस चार्ज है आपका, वो ऑर्थो और पैरा से गुजर रहा है, तो NO2 नहीं खींच पाएगा। थोड़ा बहुत जरूर खींचेगा अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अपनी प्लस चार्ज के कारण थोड़ा सा इसको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इतना अच्छा अफेक्ट नहीं होगा
है ना, इफेक्ट नहीं होगा जितना अच्छा आपका NO2 जब ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्टली जुड़ा है तब लग रहा है। तो इससे अपन को सारी बात समझ में आ जाती है। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, एसिडिक होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है ग्रेसिक, सूरज समझ में आ रहा है। और फिर होगा फोर्थ, फिर 1, और फिर सबसे आखिर में थर्ड। तो सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? यस। ओके, वेरी गुड। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, एसिड बेस के बहुत सारे सवाल हैं आपके, इस तरह से काफी सारे सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, और दैट विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। इसके बाद अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जीओसी के। तो जीओसी में आपका एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आएगा जो कॉमन है। ठीक है, एसिड बेस स्ट्रेंथ मैंने आपको सूचना बता दिया। ठीक है, दूसरा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे आता है। कैटायन कब स्टेप, वो भी इसी से एसिडिक स्ट्रेंथ से जुड़ा है वैसे तो। यहाँ पे भी अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट O- की स्टेबिलिटी की बात की, जिससे अपन ने ये बताया कि कौन सा O- ज्यादा स्टेबल होगा और H+ से आसानी से अलग हो जाएगा, या कौन सा O- अनस्टेबल होगा जिसके कारण वो H+ नहीं दे पाएगा, है ना। तो और भी फॉर्म में आते हैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के, नहीं। जैसे कि अब मैं अगला सवाल लिखने जा रहा हूँ, ये भी अभी रिसेंट KVPY का क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन है कि क्लोरीन एटम के बारे में, कि कौन सा क्लोरीन एटम जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा EgNO3 के साथ, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे क्लोरीन एटम है। पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको अलग अलग सिंबल्स दे देंगे। बी है, ये C वाला क्लोरीन है ना, है तो सारे एक जैसे क्लोरीन है। ये A वाला है ना, और ये D वाला है। ठीक है, द क्लोरीन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड that reacts most readily with AgNO3। AgNO3 के साथ कौन सा रिएक्शन होता है क्लोरीन का, बताएं जरा। ऋषिक, यस। सूरत, बताओ कौन सा रिएक्शन होगा AgNO3 के साथ। क्या ट्राई सर, कर। रिपीट कर सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, विच AgNO3 के साथ कौन सा रिएक्शन होता है Cl का। डिस्प्लेसमेंट। हम्म, कौन सा पीपीटी बनता है। AgCl2। हाँ, AgCl का, हाँ, AgCl। है ना। मोस्ट दैट रिएक्ट compound that react most readily with AgNO3। तो AgNO3 अपन ऐड करते हैं तो ये Cl, जो भी Cl निकलने वाला होता है आसानी से निकल जाता है और AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और जो Cl सबसे आसानी से निकलता है वो सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट देगा AgNO3 के साथ। इसमें ऑप्शन में वही ABCD है। ऑप्शन मतलब ए मतलब और ये वाला ऑप्शन क्लोरीन एटम जो कि ए मार्क किया हुआ है, बी मतलब बी। तो कौन सा क्लोरीन है जो सबसे इजीली निकल जाएगा और सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट दे देगा AgNO3 के साथ। सारे क्लोरीन एक जैसे हैं ये तो पता है ना, अपन ने ABCD लिख दिया।
और AgNO3 के साथ जो प्रेसिपिटेट बनता है, ये जैसा कि आपने बताया, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। Cl माइनस अगर निकल जाता है आसानी से तो वो AgCl का प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक है, तो कौन सा Cl माइनस सबसे आसानी से निकलेगा, तो Cl खुद डिसाइड नहीं करता, बल्कि आप इस बात से डिसाइड करेंगे कि Cl निकलने के बाद जो प्लस है वो कितना स्टेबल है। अगर वो बहुत स्टेबल है तब तो वो Cl आसानी से निकल जाएगा। जैसे अभी अपन ने H प्लस देखा कि H प्लस कौन सा आसानी से निकलता है, कौन सा मुश्किल से निकलता है। वो H प्लस को डिसाइड नहीं कर रहा है, वो H प्लस निकलने के बाद जो माइनस बनता है उससे डिसाइड हो रहा है। अगर वो माइनस स्टेबल है तो H प्लस निकल जाएगा। तो यहाँ Cl माइनस निकाल रहे हैं, तो Cl माइनस निकाला तो पीछे क्या बच गया, Cl प्लस, C प्लस सॉरी, और C प्लस बच गया। क्लोरीन माइनस निकलने के बाद कार्बन पे प्लस बच गया, तो अगर वो कार्बन प्लस स्टेबल है तो Cl माइनस निकल जाएगा। इट विल गिव white precipitate of AgCl readily with AgNO3 solution. और अगर Cl माइनस हटने के बाद जो कैटायन है वो स्टेबल नहीं है तो फिर नहीं निकलेगा। तो मुझे जरा बताएं आप, कौन सा Cl निकल सकता है। सूरज जरा बताओ, थोड़ा सा हेल्प करो मेरी, ऋषिक। सर सी लग रहा है सी क्यों? सर, क्योंकि वो एक और कार्बन से कनेक्टेड है। हाँ, हो सकता है। और यहाँ पे अपन को एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपका, ये कुछ और नहीं बल्कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पूछी जा रही है ना। तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, कार्बन है यहाँ पर। ये आपने सही बोला कि यहाँ पे कार्बन है। एक कार्बोकेटायन ये बनेगा, है ना। चाहे तो अपन इसको, मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकता था। टाइम बचाने के लिए मैं एक ही स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ सारे कार्बोकेटायन। सभी कार्बन पे जो कैटायन आए Cl हटाकर एक साथ नहीं आएंगे, एक बार में एक ही Cl हटेगा। लेकिन अपन ने ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि ये Cl हटेगा, ये हटेगा, तो ये कार्बन पे प्लस आएंगे। और ये प्लस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है अपन को बस। एक प्लस, इसमें से एक प्लस ऐसा है जो बहुत स्टेबल है ना, वो प्लस वो है जो रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ तो अपने मन में डाउट आएगा, यार ये रेजोनेंस कौन सी चीज आ गई, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, है ना। लेकिन डबल बॉन्ड क्या, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि लूज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे रेजोनेंस हो जाएगा। और लूज इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोन पेयर जरूर है ऑक्सीजन, है ना। तो दैट विल हेल्प द कार्बोकेटायन टू गेट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या हर कार्बोकेटायन इस लोन पेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन सोर्स का फायदा उठा सकता है, या केवल एक ही कार्बोकेटायन है जो इस इलेक्ट्रॉन के सोर्स का बेनिफिट उठा सकता है? द आंसर इज, जो कार्बोकेटायन इस इलेक्ट्रॉन पेयर से, लोन पेयर से रेजोनेंस कर सकता है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले सकता है, वो है ये ऑप्शन ए, क्योंकि ये इसका नेबर है ना। यहाँ पे देखिए कि अगर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर इस तरह से आके एक और बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है इसके पास C प्लस है, इसके पास वाले कार्बन पे प्लस है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे अभी तक, लेकिन पास में प्लस आ जाने से वो रेडिली अपने जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर जिसको अपन कहते हैं, वो इसके साथ दे देगा रेजोनेंस कराने के लिए, जिससे OP प्लस तो आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इससे जो प्लस चार्ज कार्बन का था ए पर, वो ओ पे और ए पर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ए वाला जो Cl है, ये मैं कहना चाहूंगा ये Cl सबसे आसानी से आपका निकलेगा। समझ आया? जो ए वाला जो Cl है, क्योंकि इसका जो कैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आंसर क्या होगा सूरत? ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, and the strongest nucleophilic nitrogen in the following compound. Most acidic H plus, और strongest nucleophile. इस कंपाउंड में कौन सा होगा? दो बातें पूछिए, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट एसिडिक H प्लस, उसका कंसेप्ट तो वही है कि H प्लस निकलने के बाद जो माइनस बने वो बहुत ही स्टेबल हो। और दूसरा है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन करते वक्त नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसी के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करता है, तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ऐसे नाइट्रोजन को अपन। तो कौन सा नाइट्रोजन सबसे आसानी से अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में यूज में ले सकता है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन एटम है इस कंपाउंड का। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे रहा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये तभी दे सकता है जब ये इधर उधर ना हो रहे हैं, ये भी एक बात है। अगर ये इधर उधर होंगे, ठीक है, तब इसका देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस कर रहा होगा तो बिखर जाएगा रेजोनेंस करने के कारण। ठीक है, ऑप्शन आपके पास इस तरह से दे रखे हैं, और उधर वो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है जो अपन ने किया ही है। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया। तो सबसे न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन ये सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड में B, C, C, A ऑप्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। और सबसे एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो कौन सा है? वो NB नाइट्रोजन से जुड़ा है, Na से जुड़ा है, NC से जुड़ा है। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर H प्लस निकलेगा, हाँ ऋषिक बताओ, H प्लस निकलेगा तो माइनस स्टेबल होना चाहिए, तब वो मोस्ट एसिडिक होगा। बताओ। और H प्लस निकलेगा, किस माइनस बनेगा? कौन सा माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है?
एक यहाँ पे एक n माइनस ऐसा होगा जिसमें कुछ खास बात है, तो बाकी किसी में नहीं है, ए बी सी में से। सर जो सी वाला आपने बनाया है वो रेजोनेंस नहीं करेगा तो ज्यादा आसानी से दे देगा, बाकी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, तो आंसर क्लियर हो गया। एन सी वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है क्योंकि उसके आसपास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, दूर है उससे। ठीक है, वेरी गुड, है ना। और तो ये तो ऐसा नाइट्रोजन, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन वो हुआ जो रेजोनेंस नहीं कर रहा, है ना। रिएक्शंस में भी ध्यान रखना, 12th में अमाइंस का चैप्टर है, उसमें यही कंसेप्ट काम में आता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक प्रोटॉन वो हुआ जो H+ हटने के बाद जिसपे N- आया ना, वो सबसे ज्यादा रेजोनेंस करे। उल्टा है दोनों एक दूसरे का। तो कौन सबसे ज्यादा, एक एक में रेजोनेंस तो ए और बी दो जने कर रहे हैं, एक में कुछ खास रेजोनेंस हो रही है जो जिससे आज अपन ने टॉपिक शुरू किया था, वो वाली रेजोनेंस हो सकती है एक में, ए में या बी में। सर ए वाली होगी। हाँ क्यों? सर वो आपने बताया था ना सर, एरोमेट वाला। हाँ एरोमेटिक हो जाएगा वो, क्योंकि वो रिंग है ना, 6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे आसानी से सापटे माइनस आ जाएगा, और वो माइनस, क्योंकि अभी तो 4 इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रेजोनेंस नहीं, ये लोन पेयर मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये H+ आसानी से निकल जाएगा, है ना। जबकि ये भी रेजोनेंस करा है लेकिन एरोमेटिक वाले नहीं करा, तो एरोमेटिक तो बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, तो आपका ए सबसे आसानी से निकलने वाला मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है, और सी जो है दैट इज, जो नाइट्रोजन है दैट इज द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। समझ आया? तो अपना जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। आई होप सभी को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभिषेक, हो, ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट और? नो सर। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, जेई में भी आते रहते हैं, जेई में इस तरह के क्वेश्चन आया, नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, 12th में बोर्ड्स में आएंगे, क्योंकि फिनॉल्स का चैप्टर वैसे ऑफिशियली तो 12th में है, मगर जीओसी में भी अपन सारे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो ऑर्गेनिक में ए और बी ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस, ए और एक्स ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑर्गेनिक एज फार एज ऑर्गेनिक इज कंसर्न। अब फिजिकल के जो चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है आपसे। करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और ऑप्शंस आपके पास जो दे रखे हैं, ऑप्शन ये तो 1 है। बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, है ना। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके बहुत स्ट्रांगली उन्होंने रखा हुआ है, तो ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसे हैं कि जो बहुत वीक है, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स आसानी से अलग हो जाएंगे और दे कैन गो इनटू द वेपर फेज वेरी इजीली, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया कंसेप्ट? एक बार फिर से बता। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, ठीक है, और टाइटली इफ दे आर हेल्ड टुगेदर इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऐसे लिख सकते हो आप, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर कम होंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को होल्ड नहीं करेंगे आपस में, एंड दे कैन बी बॉइल्ड एंड सेपरेटेड वेरी इजीली। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, molecules are holding each other very strongly, and if they are holding each other very strongly, तो जाहिर सी बात है कि it will be difficult for us to boil and separate them, क्योंकि बॉइलिंग पे सब अलग अलग हो जाता है, वेपर में चला जाता है ना कंपाउंड, इसलिए तो अलग अलग करने के लिए अपन को कहाँ ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कहाँ कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ये सोचना है। जहाँ पे फोर्सेस ज्यादा है वहां अपन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जहाँ फोर्सेस कम है वहां अपन को कम हीट देनी पड़ेगी। समझ आया? ये कंसेप्ट है। तो एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है यहाँ पर बेसिक सूरत, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपस में सारे मॉलिक्यूल्स को ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सारे मॉलिक्यूल्स को बांध दे, तो जो सेकंड वाला है उसमें सबसे ज्यादा होगी। नहीं सेकंड वाले में होगी लेकिन वो दो मॉलिक्यूल को नहीं बांधेगी, गौर कीजिए, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हाँ यस हो जाएगा। है ना, वो दो को नहीं आपस में अंदर का अंदर ही बांधेगी, है ना। जबकि ये जो है इसका हाइड्रोजन और ये इंट्रा तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि दे आर फार अपार्ट, एक ऊपर एक नीचे। सर वो इंटरमॉलिक्यूलर पढ़ा देंगे। हाँ इंटरमॉलिक्यूलर जहाँ पे भी हो रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ गए? तो इन दोनों में, और वो ग्रुप्स की पोजीशन पे निर्भर करता है। थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड, और फिर सबसे आखिर में वन होगा, क्योंकि वन में क्या है कि थोड़ा वीक, एक ही OH है, मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, पोलर भी कम है, ये सेकंड और थर्ड ज्यादा पोलर है। तो जो आंसर आएगा अपना वो होगा ऑप्शन। समझ में आ गया? यस सर। ठीक, चलो ये अपना बेसिक कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं, कुछ और कंसेप्ट्स अपन लेंगे, ठीक है। तो सर ये तो अपना आज कवर पे जीओसी है। हाँ ये GOC है, बिल्कुल GOC ओके है ना। उसमें एसिड बेस स्ट्रेंथ, आइसोमेरिज्म भी आता है, आइसोमेरिज्म अपन लेते हैं, है ना। एसिड बेस स्ट्रेंथ के बहुत, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जिसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आई